दोस्तों नमस्कार। चैनल के इस नए वीडियो में मैं पीसी मिश्रा आप सबों का स्वागत करता हूँ। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अतः आपसे आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ तक पढ़ा था? हाँ जी, चौरी चौरा घटना तक नहीं। हम लोगों ने देखा था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला राष्ट्र स्तरीय जन आंदोलन कांग्रेस संगठन के तहत असहयोग आंदोलन के रूप में आया। 1920 से 1922 आंदोलन अच्छा चला और लेकिन एक चौरी चौरा घटना हो गई, एक हिंसक घटना हो गई जिसमें आंदोलनकारियों ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। और इसी चौरी चौरा घटना के पश्चात गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। जब गांधी जी ने चौरी चौरा के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो कांग्रेस में बहुत तरह का मतभेद उठना शुरू हुआ। एक मतभेद सबसे पहले उठा, असहयोग आंदोलन में क्या था? बहिष्कार करना है, विदेशी चीजों का बहिष्कार करना है, असहयोग करना है, परिषद के मेंबर है परिषद में नहीं जाना है, विधानसभा में नहीं जाना है। तो कुछ नेताओं का यह विचार आया, खासकर उसमें मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास प्रमुख थे कि नहीं, हम लोग को काउंसिल का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, हम लोग को उसमें जाना चाहिए, उसमें रहना चाहिए। काउंसिल में हम लोग रहेंगे तो पता चलता रहेगा ना कि क्या करना चाह रहा है, क्या बिल पारित हो रहा है, क्या वहां नहीं रहे, वहां रहेंगे और उनको बाधित करेंगे। हाँ, बहिष्कार करके हम लोग बैठ जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे तो ये सही नहीं होगा। और उन लोगों ने कहा कि नहीं, काउंसिल का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। और उन लोगों ने कांग्रेस में रहते हुए एक स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उन्नीस सौ 23 में यह हर मामले में कांग्रेस का ही साथ था, बस केवल एक मामले में कांग्रेस के साथ नहीं था। क्या? काउंसिल का बहिष्कार नहीं करेगा, चुनाव में भाग लेगा। 1920 में चुनाव हुआ, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया इस चुनाव में, क्योंकि उस समय सहयोग आंदोलन चल रहा था। लेकिन इंडियन लिबरल फेडरेशन वगैरह की तरफ से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग लिया था और बंगाल में जीते भी थे। उन्नीस सौ 23 की फिर अगला चुनाव हुआ और इस चुनाव में स्वराज पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने इस बार भी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन स्वराजवादी लोग जो थे, इनको स्वराजवादी कहा जाता है, हाँ, स्वराजवादियों ने चुनाव फिर लड़ा और इस चुनाव में इन लोगों को अच्छी खासी सफलता मिली। केंद्रीय विधानसभा के 101 मेंबर में 42 मेंबर इनके हाथ में आए, जीते। केंद्रीय विधान परिषद में विठल भाई पटेल को इन लोगों ने स्पीकर बनवाया। प्रांतों के विधानसभा में भी अच्छी खासी सफलता पाई इन लोगों ने, स्वराजिस्ट लोगों ने। और चौरी चौरा घटना के बाद जो एक शांति आ गई थी राजनीतिक गतिविधियों में, उसको स्वराजवादियों ने दूर किया। इन लोगों ने काउंसिल में जाकर बहुत सारे बिलों का, जो भारतीय लोगों के हित में नहीं थे, उसका विरोध किया। इन लोगों ने पब्लिक सेफ्टी बिल को पारित नहीं होने दिया इन लोगों ने। और इन सब तरह की गतिविधियां ये स्वराजिस्ट वगैरह सब करते रहे। शुरुआत में इनकी सफलता अच्छी रही। सी.आर. दास इस पार्टी के अध्यक्ष थे, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे, सी.आर. दास थे। और मोतीलाल नेहरू विभिन्न सचिवों में से एक सचिव थे। और कुछ दिनों में इन लोगों ने राजनीतिक सक्रियता का परिचय दिया और अच्छा काम किया। लेकिन बाद में चलकर आपका कहा जाता है कि इसमें सांप्रदायिक
ताकि भावना का विकास हो गया। इसके पहले की प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स, स्वराजिस्ट वगैरह सब जो थे वो प्रो चेंजर्स थे। वो राजनीतिक आंदोलन के क्रियाविधि में परिवर्तन चाहते थे, थोड़ा बदलाव चाहते थे। और कुछ लोग थे आपके नो चेंजर्स, आपके सीआर दास और मोतीलाल प्रो चेंजर्स थे। लेकिन इसके विपरीत पटेल और भी इनके साथ कुछ नेता थे, ये लोग नो चेंजर्स थे। लाला लाजपत राय, तो ये सीआर दास मोतीलाल का जो स्वराज पार्टी जो था वो बेसिकली प्रो चेंजर्स की पार्टी थी। बाद में चलकर इसमें सांप्रदायिकता का विकास होने लगा, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता। मोतीलाल नेहरू को प्रो हिंदू कहा जाने लगा, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, ये सब थोड़ा हिंदू हित की बात करने लगे। और सांप्रदायिकता का 1925 में सीआर दास की मृत्यु भी हो गई, 1925 में इनकी मृत्यु भी हो गई। और इसलिए 1926 का फिर जब चुनाव हुआ तो उसमें स्वराजवादी दल बहुत अच्छा नहीं कर पाया और धीरे धीरे इनका पतन हो गया। तो चौरी चौरा घटना के बाद हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में अगली जो महत्वपूर्ण घटना रही वो स्वराजवादियों का है। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई। फिर हिंदुस्तान का माहौल बना 1928 में, जब साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया। इसके पहले भी एक 1928 में बरदौली सत्याग्रह हुआ सूरत में, जहां 30% लगान वृद्धि कर दी गई थी। और इसके खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक सत्याग्रह हुआ, किसानों की जीत हुई और 10 टोलों का लगान वृद्धि 6.23% कर दिया गया। तो थोड़ी थोड़ी गतिविधियां हो भी रही थी हिंदुस्तान में स्थानीय स्तर पर। पुनः राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा सा आंदोलित हुआ हमारा देश जब साइमन कमीशन आया। 1917 में याद है कि ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि अगले 10 साल में हम लोग एक समिति की स्थापना करेंगे जो रिकमेंड करेगा कि भारत में स्वशासन किस प्रकार का होना चाहिए। ऐसा कुछ वादा किया था 1917 के लगभग में। तो उसका 10 साल पूरा हो गया, 17 से 27 हो गया। और उसी वादे के तहत आपका 27 में ही साइमन कमीशन लंदन में उसका बना दिया गया। इट वॉज ए 7 मेंबर कमिटी, 7 सदस्यीय ये साइमन कमीशन था। सात सदस्य, जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा। इसको हिंदुस्तान आना था, हिंदुस्तान के नेताओं लोगों से मिलना था, पार्टी के नेताओं से मिलना था, बातचीत करनी थी और एक निष्कर्ष निकालना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं का पहला ऑब्जेक्शन इसी बिंदु पर हो गया कि साइमन कमीशन में सब लोग अंग्रेज, 7 मेंबर अंग्रेज क्यों, कम से कम 2 मेंबर इंडियन है ना, कम से कम 2 मेंबर इंडियन। तो उन लोगों ने पहले कहा कि नहीं ये तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री टीम है, ये संसद सदस्य है सब। तो संयोग से उस समय में ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 भारतीय थे। आप इस आधार पर नहीं इंक्लूड करना चाहते हैं कि साहब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, तो है ना 2 मेंबर हैं वहां पे, तो वो बात भी नहीं मानी गई। तो हमारे नेताओं का विरोध जो साइमन कमीशन यहीं से शुरू हुआ कि कम से कम इसमें 2 सदस्य भारतीय होने चाहिए और तब ये कमेटी जो रिकमेंड करेगी उसके आधार पर। ये 7 का 7 अंग्रेज ये स्वीकार्य नहीं है। और साइमन कमीशन का विरोध हुआ और साइमन कमीशन के विरोध में लगभग पूरा हिंदुस्तान पुनः आंदोलित हो गया। एक बात जस्टिस पार्टी मद्रास में और यूनियनिस्ट पार्टी आपके पंजाब में, बस इन्हीं लोगों ने भाग नहीं लिया। अदरवाइज पूरा हिंदुस्तान साइमन कमीशन के विरोध में एकजुट हो गया। धरना, प्रदर्शन, हड़ताल का कार्यक्रम शुरू हुआ और मालूम ही है
इसी साइमन कमीशन के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए लाहौर में लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी और उनकी मौत हो गई थी उसी लाठी की चोट से, है ना। यही साइमन कमीशन है जो लाहौर में प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय मारे गए थे, जिसका बदला हमारे क्रांतिकारी युवकों ने लिया था। साइमन कमीशन का जब विरोध में जब लोग आंदोलित हुए, एकजुट हुए, पुनः सक्रिय हो गए, असहयोग आंदोलन के बाद पुनः सक्रिय हो गए, लोग सड़कों पर निकलने लगे, उसी समय में हुआ आपका ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 का। सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज का नारा लिया गया था, टोटल इंडिपेंडेंस। अभी तक जो मांगी थी दैट वाज विद इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ये जो विचार था कि नहीं, बिल्कुल पूर्ण स्वाधीनता। इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में तिरंगा लहराया गया। और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस निश्चित कर दिया गया। लाहौर में अधिवेशन लाहौर में हुआ था, इसलिए लाहौर में। और इसी के बाद हम लोग प्रतिवर्ष एक अपना स्वतंत्रता दिवस, काल्पनिक ही सही, काल्पनिक स्वतंत्रता दिवस अपना एक हम लोग मनाते आ रहे थे। और इसी लाहौर अधिवेशन ने गांधी जी से आग्रह किया कि सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए एक जन आंदोलन चलना चाहिए। और तब गांधी जी ने प्लान और डिजाइन किया अपना दूसरा महत्वपूर्ण जन आंदोलन, राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया गांधी जी के द्वारा दूसरा जन आंदोलन, और वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने 3 आंदोलन चलाए थे ना। एक असहयोग आंदोलन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा अवज्ञा, और तीसरा भारत छोड़ो, मतलब अब तुम छोड़ दो, सीधे लिख दें तो छोड़ो। पहले जन आंदोलन में गांधी जी ने असहयोग किया, ठीक। दूसरे में अवज्ञा की। अवज्ञा करना मतलब बात नहीं मानना, आज्ञा नहीं मानना मतलब कानून नहीं मानना जी। और फिर फाइनली 1942 में गांधी जी ने कह दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, फाइनल। तो गांधी जी का हर जन आंदोलन जो था पिछले आंदोलन से कई कदम आगे की सोच को लेकर रहता था। इस बार जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें बात थी क्या, अवज्ञा करने की, अवज्ञा करने की। बस वही बात, आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे मतलब आपका कानून नहीं मानेंगे। आपकी आज्ञा नहीं मानने का मतलब है आपका कानून नहीं मानेंगे, आपका कानून तोड़ेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब अब ये रह गया, अब खुलेआम ब्रिटिश कानूनों को तोड़ा जाएगा और एकदम अहिंसक तरीके से तोड़ा जाएगा, और जनता को पूरा एकदम जन आंदोलन खड़ा करके सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। गांधी जी ने अपने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की ऐतिहासिक दांडी मार्च से। नाम तो सुना ही होगा, दांडी मार्च।
यह मार्च लगभग 24 दिनों का था। 12 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल तक था। इसमें लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा हुई और ये दांडी मार्च हुआ था आपका साबरमती से लेकर दांडी तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च को हुई 1930। 5 अप्रैल तक मार्च होना था गांधी जी का, और गांधी ओपनली दांडी मार्च करेंगे और दांडी पहुंचेंगे और नमक बनाएंगे। जो उस समय का ब्रिटिश कानून था उसके मुताबिक कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता। मतलब अगर कोई भारतीय नमक बनाता है तो वो इलीगल काम कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है। इसके लिए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उस पर मुकदमा डाला जा सकता है। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, उसी कानून को तोड़ेंगे। भारतीय को नमक बनाना गैर कानूनी है तो हम गैर कानूनी काम करेंगे, और दांडी पहुंचे। और जैसे ही उन्होंने अपना नमक सत्याग्रह शुरू किया, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह ही क्यों किया? क्योंकि नमक एक ऐसी वस्तु थी जिससे हर कोई जुड़ा हुआ था, हर घर में इसका प्रयोग होता था, सब लोग जुड़े से। उस नमक कानून से सभी लोग त्रस्त भी थे और एकदम कोटा फिक्स था। ब्रिटिश नमक का डिपो से ही आपको नमक खरीदना है, आप दूसरे जगह से नमक खरीद भी नहीं सकते। एक तो बना नहीं सकते स्वयं, और दूसरा कहीं दूसरे जगह से खरीद नहीं सकते। ब्रिटिश का जो नमक का डिपो है उसी से आपको खरीदना है। ये आप बता दें। इस दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना की थी आपका नेपोलियन के पेरिस मार्च, नेपोलियन का पेरिस मार्च, और मुसोलिनी का रोम मार्च, मुसोलिनी का रोम मार्च। यह एक अंतर्राष्ट्रीय घटना थी। इंडियन मीडिया ने तो कवर किया ही था, ब्रिटिश मीडिया और साथ साथ अमेरिकन मीडिया ने इस इवेंट को कवर किया था। और इसके बाद गांधी जी की ख्याति पूरी अंतर्राष्ट्रीय हो गई। नेपोलियन ने पेरिस मार्च किया था, यह विश्व इतिहास की घटना है। वो कभी विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो सब समझेंगे। मुसोलिनी इटली का था, हाँ, उसने भी आपका रोम मार्च किया था सत्ता प्राप्त करने के लिए। तो उन्हीं सबसे आपका तुलना मतलब है की गई। सुभाष चंद्र बोस ने तुलना की कि गांधी जी का यह मार्च आपके नेपोलियन के पेरिस मार्च के बराबर है, इसका प्रभाव वही होगा। और मुसोलिनी का रोम मार्च के मतलब है कि तरह है। तो साबरमती से दांडी तक यात्रा चली। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, गिरफ्तार हुए। गांधी जी के बाद कांग्रेस के अन्य नेता गए, कार्यकर्ता गए, स्वयंसेवक स्वयंसेविका वहां मौजूद थे। बस कुछ नहीं करना। पुलिस अगर अत्याचार भी करेगी, लाठी चलाएगी भी, तो अपने तरफ से कुछ नहीं करना है। चोट लगेगा आके अपना इलाज करवा लेना है। हाँ, कहा जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कुछ मामले में असहयोग आंदोलन की तुलना में ज्यादा डिसिप्लिन्ड मूवमेंट था। हाँ, असहयोग आंदोलन में उतना डिसिप्लिन नहीं था, जिसकी वजह से चोरी हो गई। लेकिन इस बार गांधी जी आंदोलन को थोड़ा सा एकदम डिसिप्लिन रखा पूरा, और इसी के तहत एकदम डिसिप्लिन वे में आपका नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। जैसे दांडी में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, देश के विभिन्न भागों में भी आपका नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश में सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ा गया। कार्यकर्ताओं के लिए शिविरम की स्थापना की गई, जहां कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह करने के लिए जितनी भी आवश्यक सामग्री चाहिए वो उपलब्ध रहा करती थी। केरल में मालाबार क्षेत्र में भी फैला, कर्नाटक में भी फैला, बंगाल में फैला, असम में फैला। धीरे धीरे सविनय अवज्ञा आंदोलन, और नमक ही नहीं, अब ऐसा हो गया कि दूसरा भी कानून
अब जिस कानून से हमको दिक्कत है, लोगों को दिक्कत है, उस कानून को नहीं मानेंगे। जैसे आपका आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में वन कानून के खिलाफ हुआ, आपका बिहार में चौकीदारी करके लिए हुआ। इसलिए मामला नमक से अब आगे बढ़ गया। अब सब जगह केवल नमक कानून नहीं टूटेगा, वन कानून भी टूटेगा, चौकीदारी कानून भी टूटेगा। जिस कानून से जहां लोगों को जो भी दिक्कत है वो कानून टूटेगा। और ये पूरा का पूरा आंदोलन लगभग पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। गिरफ्तारी हुई, कहा जाता है इस आंदोलन के दौरान लगभग 90,000 लोगों की गिरफ्तारी की गई। सभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अगर इन्वॉल्वमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह असहयोग आंदोलन की तुलना में ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व किए हुए था, खासकर महिलाओं। महिलाओं की भागीदारी के लिए यह आंदोलन जाना जाता है, आपका कहा जाता है। महिलाओं की भागीदारी जबरदस्त थी। छोटे छोटे बच्चे तक बानर सेना बनाकर, मंजरी सेना बनाकर, छोटे छोटे बच्चे तक इन्वॉल्व थे। बानर सेना लड़कों का गुट था, मंजरी सेना लड़कियों का गुट था। इसलिए आपका असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा रहा था। और कांग्रेस और गांधी जी और ज्यादा व्यापक हो गए इस आंदोलन के पश्चात, है ना। हाँ, उसके बाद 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ। साइमन कमीशन को हमने गो बैक कर दिया था। तो इरविन ने कहा कि भाई हमारा आदमी आता है आपसे बात करने के लिए, तो आप लोग उससे बात नहीं करते, उसको लौटा देते हैं, बोल देते हैं गो बैक साइमन। और उसी चीज के लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या मिल बैठ के बात कर लेना होगा ना। और उसी समय ब्रिटेन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, 1930, 1931, 1932। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब चला वहां पर, तो यहां पर सब असहयोग आंदोलन में शामिल थे, इसलिए कोई भी नहीं गया, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। लेकिन दूसरा में जब गांधी इरविन का समझौता हो गया, और उसी समझौते के तहत गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन गए। ये इकलौता गोलमेज सम्मेलन है इसमें भारतीयों ने पार्टिसिपेट, मतलब कांग्रेस के प्रतिनिधि ने की हैसियत से गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन वहां पर उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग की उपस्थिति, हिंदू महासभा की उपस्थिति, सिख महासभा की उपस्थिति, इस सब वजह से कोई बात बन नहीं पाया। और अल्टीमेटली गांधी जी वापस आ गए हिंदुस्तान। जब तक गांधी जी हिंदुस्तान से बाहर लंदन गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, तब तक आंदोलन शांत रहा था। फिर गांधी जी लौट कर आए, फिर बोले कि नहीं आंदोलन चालू। जब बातचीत से कुछ उधर हुआ ही नहीं, तो आंदोलन चालू। और फिर दूसरा चरण, सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हो गया। अब ब्रिटिश सरकार के हाथ में भी कुछ था नहीं, तब रिप्रेशन शुरू हुआ, आपका कहा जाता है। पूरा का पूरा एकदम दमन, सरकारी दमन का खुलकर प्रयोग किया गया। गिरफ्तारी करना, मुकदमा लाद देना, ये सब कॉमन बात है। सर्कुलर जारी किया गया, असम में कनिंघम सर्कुलर जारी किया गया, जिसके तहत छात्रों या उसके अभिभावकों को यह लिखित में देना पड़ता था। एक तरह से बच्चे का चरित्र प्रमाण पत्र लिख के देना होता था। ये सब, इसके खिलाफ भी आंदोलन चला। इसी सविनय अवज्ञा के दौरान भारत के पश्चिमोत्तर भागों में, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में लाल कुर्ती आंदोलन चला। ये लाल कुर्ती आंदोलन के लोग अपने को खुदाई खिदमतगार कहा करते थे। खुदाई खिदमतगार,
इन लोगों ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। इनको सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को। आज़ादी के बाद भी खान अब्दुल गफ्फार खां तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनको बुलाकर भारत सरकार ने बहुत सम्मानित किया था। ये खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी, सीमांत। और इनके आंदोलन के दौरान, लाल कुर्ती आंदोलन के दौरान एक बात और हुई थी। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने पहली बार ये निहत्थे लाल कुर्ती आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया था, पहली बार। इस आंदोलन के क्रियाकलापों में बहिष्कार तो था ही था, बहिष्कार तो था ही था विदेशी वस्तुओं का। गांधी जी ने कुछ सामाजिक पहलुओं को भी जोड़ दिया था, जैसे इसी आंदोलन के दौरान छुआछूत का खात्मा, नशाबंदी समाप्त करना, महिलाओं का उत्थान, इस आंदोलन में महिलाओं ने काफी सक्रिय भूमिका निभाई और खासकर शराब वगैरह विदेशी कपड़ों के दुकान के सामने धरना देने में महिलाएं काफी आगे होती थी। दुकान बंद करो, दुकान बंद करो, विदेशी वस्तु मत बेचो। तो यह आंदोलन चला 1934 तक आते आते। सरकार ने आंदोलन को पूरी तरीके से दबा दिया। जिसके हाथ में तिरंगा झंडा होता था उससे लाठों से पिटाई होती थी, लाठों से पिटाई होती थी, गिरफ्तारी होती थी। पूरा दमन चला सरकार का, और दमन के बल पर अंततः इस आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबा दिया गया। कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया सरकार ने, कांग्रेस को गैर कानूनी पार्टी घोषित कर, और इस तरह से कानून का सहारा लेकर, पुलिस का सहारा लेकर पूरे आंदोलन को दबा दिया। और इसको दबाने के पश्चात यह सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ। उसके बाद वो भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, ब्रिटिश सरकार ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लिए गए अपने निर्णय के आधार पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया और एक नई तरह की व्यवस्था हिंदुस्तान में लाई गई। और इसी में के तहत पहली बार प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता मिली। तो खैर ये तो हमारे अगले क्लास का विषय वस्तु है। आज हम लोग को सविनय अवज्ञा आंदोलन तक ही देखना था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि 1922 में चौरा-चौरी घटना के बाद एक शिथिलता सी आ गई थी पर्टिकुलरली कांग्रेस में। लेकिन पहले साइमन कमीशन ने और फिर ये गांधी जी का दांडी मार्च ने, फिर एकदम कहा जाता है कि आंदोलन को पहले की तुलना में ज्यादा बड़े पैमाने पर यह आंदोलन चला दिया, जिसमें पूरे भारत के सभी क्षेत्र के लोग, सभी राज्यों के लोग शामिल हुए, महिलाएं बच्चे तक सभी शामिल हुए। बस आज यही तक रखते हैं। अगला हिस्सा जो है हमारा वो चलाएंगे 1935 एक्ट से आगे बढ़ेंगे, फिर फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद आज़ादी। हाँ, उसके बाद हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। आपका पूरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम लोगों के बीच एक आपसी संवाद कायम हो सके। धन्यवाद।